जय हिंद भाई। अभी जो क्लास है साइंस का रहेगा भाई, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे। और डेली जो क्लास आप देख रहे हो, कल वाली क्लास जो शाम को देखी थी भाई तुम लोगों ने, तो उसमें सारे के सारे जितने अपना क्वेश्चन तो वैसे तो उसमें दिखाई दे रहे हैं 10 या 15 क्वेश्चन है ना। लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बच्चों के साथ डिस्कस किए थे तो वो कम से कम 100 प्लस आपके क्वेश्चन थे। तो अभी जो बच्चे स्टार्टिंग अभी जो कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो प्रीवियस क्लास जरूर देखें, ताकि आपका जो बेसिक जो वहां से जीरो लेवल से स्टार्ट कर रखा है वो आप लोगों को समझ में आ जाए। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा भाई, शाबाश पढ़िएगा क्या है यहां पर है, कितने होते हैं भाई। पूछा क्या गया है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। चलो अभी ये बताओ, ये तो तुमने आंसर ठीक बताया कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है। अपा भोजन से कितना लेता है शरीर, हमारा जो भोजन है उससे कितने अमीनो अम्ल लेता है 10। और शरीर अपने जो शरीर में बनते हैं उनमें से कितने यूज करता है 10 यूज करता है। और टोटल कितने हो जाते हैं 20। शरीर के लिए जो सबसे जरूरी अमीनो अम्ल है वो कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, अल्फा अमीनो अम्ल जो है शरीर के लिए जरूरी है, अल्फा अमीनो एसिड या अम्ल हो जाएगा, रह जाएगा याद। तो एक तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद में भोजन का जो पाचन है वो कहां से होता है। भोजन का पाचन जो है वो हमारे शरीर में किस हिस्से से शुरू हो जाता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है। किससे स्टार्ट हो जाता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है। मुख में हमारे माउथ के अंदर क्या डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या भाई, कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे मुख से भोजन का जो पाचन है वो स्टार्ट हो जाता है। और क्या पचना स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ रूप हैं जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज भी एक प्रकार से क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर आपने देखा फ्रुक्टोज, क्या है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज भी एक प्रकार से क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर आपसे आता है माल्टोज या फिर काइटिन, काइटिन भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर आपका आता है सेलुलोज, क्या आता है सेलुलोज, सेलुलोज भी एक प्रकार से क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। समझ में आया। अब यहां पर क्या है, सबसे जो इजी कार्बोहाइड्रेट्स है वो कौन सा है, ग्लूकोज है। सबसे इजी का मतलब ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है या जल्दी से हमारे शरीर के अंदर जो लार है वो इसको क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। फ्रुक्टोज के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, शहद का मुख्य घटक, किसका, मेन कंपोनेंट ऑफ हनी अगर हम बात करें, शहद का मुख्य घटक जो होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, फ्रुक्टोज हो जाएगा। जो कीट हैं, मच्छर मक्खी वगैरह जो कीट हैं, उनकी जो स्किन या त्वचा जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन से। और सेलुलोज कहां पाया जाता है, पेड़ पौधों के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, पेड़ पौधों के अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज। ये मानिए कागज जो बनता है, कागज जो बनाने की प्रक्रिया है वो किससे बनती है, सेलुलोज से। क्या हम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसको सिर्फ कौन है, जो जानवर हैं, ठीक है ना, जो पशु हैं वो ही इसको क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि सेलुलोज एक प्रकार का क्या है तो तुम क्या बता दोगे, कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा बताओगे, ग्लूकोज बताओगे। शहद का मुख्य घटक क्या बताओगे, फ्रुक्टोज बताओगे, रह जाएगा। एक ये पूछेगा कि कार्बन जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होता है, C6 होता है, H12 होता है और क्या होता है, O6। तो क्या रेशो हो जाता है, 1:1 रेशो होता है। 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 क्या हो जाती है, ऑक्सीजन हो जाती है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अगर रेशो पूछ ले कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज के अंदर तो 1:1 का हो जाएगा, रह जाएगी बात याद। तो यहां पर तुमने बताया कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शाबाश बताओ इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि अगर अब किसी को नहीं भी पता था कि इसका ऑप्शन क्या होगा तो क्या जूलॉजी था, क्या जूलॉजी हो सकता था क्या, क्योंकि ये जूलॉजी है ये किसके लिए है,
प्राणियों के लिए है ना, जीव कहिएगा, या फिर किसके लिए है, प्राणी जगत के लिए है। साइटोलॉजी किसके लिए पढ़ा था हमने, कोशिका के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था, कोशिका के लिए पढ़ा था। और उसके बाद में बायोलॉजी, इसमें कंप्लीट जीवों का, जो जीवित चीजें हैं उनका अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, बायोलॉजी। तो बचा कौन सा फिर, म्यूलोजी बचा ना। म्यूलोजी जो बचा उसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो मसल्स हैं उनकी स्टडी मायोलॉजी। अब एक बात बता दो, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती कितनी है, मांसपेशियां, ये जो मसल्स हैं, मसल्स जो हैं उनकी संख्या मानव में कितनी होती है, कितनी, 639। कितनी होती है, 639। और अगर हड्डियां पूछ ले तो तुम्हारे को पता ही है कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती है, और मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। उसके बाद में है, उसके बाद में है भाई, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मेडिसिन। यहां पर है सुक्रेट्स को, हिपोक्रेट्स को, प्लूटो को, गैलन को। तो यहां पर जो चिकित्सा शास्त्र है उसने लोगों के अंधविश्वास को खत्म करके, मतलब कई बार बोलते हैं ना कि कोई बीमारी होगी तो झाड़ फूक वगैरह से हम ठीक कर लेते हैं, तो उस अंधविश्वास से ऊपर बढ़ के क्या है, इसने चिकित्सा यानी कि दवाई मेडिसिन के क्षेत्र में क्या किया था, मतलब भूमिका निभाई थी और लोगों को समझाया था दवाइयों का महत्व। तो ये कौन थे भाई, इसके पिता किसको कहा जाता है, हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। किसका, चिकित्सा शास्त्र का। मेडिसिन अगर हम बात करें, चिकित्सा की बात करें तो कौन हो जाएगा, हिपोक्रेट्स हो जाएगा। अगला है प्रोटोजोआ क्या है, एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है, एक कोशिकीय जीव है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, या फिर एक प्रकार का कवक है। क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, वो एक क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड को, मतलब बैक्टीरिया अलग कैटेगरी है, वायरस अलग कैटेगरी होगी, फंगस ये होगी, और ये क्या हो जाएंगे, प्रोटोजोआ अलग कैटेगरी है। लेकिन अब इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। ठीक है ना। अगला बताओ, अभी गर्म करने पर ऑन हीटिंग द डेंसिटी, हमने पढ़ा था, आयतन पढ़ा था इसका, कुछ दिन पहले पढ़ा था ना, आयतन को हमने पढ़ा था 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, फिर क्या होता है, बढ़ता है, उल्टा पढ़ा था ना। लेकिन अभी घनत्व के बारे में बताओ क्या हो जाएगा, जल को गर्म करने पर बढ़ता है, समान रहता है, घटता है, या फिर शून्य है, घटता है। आयतन की अगर अब घनत्व की बात करें तो क्या होता है, घटता होता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व या डेंसिटी अगर बात करें तो वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, नहीं तो फिर ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा भाई। इसको पढ़ो, अभी इजी सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार पढ़ लिया आपने। यहां पर है कि सोडियम को किस में रखा जाता है, पानी में, अल्कोहल में, मिट्टी के तेल में, या फिर एसीटोन में। किस में रखोगे भाई, किस में, केरोसिन में, यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इन्वायरमेंट में अपना रिएक्शन करने लगता है। क्या ये सबसे सॉफ्ट धातु भी होती है क्या, सोडियम, जिसको हम किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाएगा। भारी जल का अणुभार कितना होता है, एटॉमिक वेट ऑफ हैवी वाटर जो है वो कितना पाया जाएगा। तो यहां पर है 18 है, 20 है, 22 है, या फिर 24 है। निखिल, भारी जल का जो अणुभार है वो कितना होता है भाई, 20 होता है, 20 पॉइंट समथिंग होता है। लेकिन यहां पर अगर हम शुद्ध जल, जो सामान्य जल है, उसका अणुभार की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 18। जो D2 होता है ना उसका होता है 20, और जो H2O होता है उसका कितना होता है, 18। अणुभार मतलब उसका एटॉमिक वेट की बात की है, तो रह जाएगा याद। ये भारी जल कहां प्रयोग किया जाता है, भारी जल जो D2O है वो कहां प्रयोग किया जाता है भाई, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर। किसके अंदर यूज किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर यूज किया जाता है। न्यूक्लियर जो रिएक्टर बनते हैं ना,
न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? D2O से क्या बनता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बनता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनता है। पढ़िए भाई। क्या हो जाएगा? मानो नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। आभासी और उल्टा होता है और वास्तविक और सीधा होता है। तो यहां पर क्या होता है? तो रियल होता है। क्या होता है? रियल। और रियल है तो फिर क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। तो ये मानो नेत्र के अंदर कौन सा लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स होता है। कौन सा होता है? कन्वेक्स होता है। मानो नेत्र जो है उसका ऑप्शन जो यहां से रिलेट करेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा भाई। और अवतल दर्पण के अंदर, अगर अवतल दर्पण पूछता है ना, अवतल दर्पण के अंदर भी क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है ना। अवतल दर्पण के अगर बात करें तो बिंदु आकार का होता है और उल्टा होता है। तो याद रखिएगा। इसका बताओ अभी। आई कलर डिपेंड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई। आंख का रंग किस भाग पर निर्भर करता है? रेटिना, प्यूपिल, आइरिस या फिर कोर्ना? किस पर करेगा? प्यूपिल पे करेगा। ऐसे ही बता रहे हो, मतलब याद था ये हैं? ऐसे ही। हाँ गिरी बता। शाबाश। अक्षय भी बता देगा। प्यूपिल है। शाबाश। पता है इसका मतलब सभी को। अक्षय तू और बता दे। आर्यन प्यूपिल ही होगा। कहाँ होता प्यूपिल? कहाँ पे? आंख किसी की ब्राउन होती है, किसी की नीली होती है, तो मतलब वो प्यूपिल के ऊपर डिपेंड करता है क्या? चलो इसका मैं आंसर गलत कर देता हूं फिर। आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे कलर की आंखें होंगी। बाकी तुम भी मेरे को इसको ठीक करके बता देना फिर। अगला बताओ अभी। मानव नेत्र की कौन सी कोशिकाएं रंग पहचानती हैं? विच सेल्स इन द ह्यूमन आई डिटेक्ट कलर? मानव नेत्र की कौन सी कोशिकाएं रंग पहचानने का काम करती हैं? अब आइरिस बता दिया। शंकु कोशिकाएं। कौन सी भाई? शंकु कोशिकाएं जो होती हैं वो रंगों की क्या करती हैं? पहचान करती हैं। याद रखिएगा। सिलेरी मांसपेशियां, ये तो याद। मानव नेत्र की छड़ कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती हैं? अब सुनो, तुमने बताया जो शंकु कोशिकाएं होती है ना वो रंगों को पहचानती है। लाल हरा, मतलब लाल हरा नीले के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है, पहचानती वो रंगों को कि तुम मेरे को लाल दिखाई दे रहा है, तू हरा दिखाई दे रहा है। तो वो किसकी वजह से है भाई? शंकु कोशिकाओं की वजह से। कौन्स बोलते हैं उनको। यहां पर है मानव नेत्र की छड़ कोशिकाएं। रोड सेल इन ह्यूमन आईज आर सेंसिटिव टू रंग के प्रति, लाइट इंटेंसिटी या फिर साउंड या फिर मोशन। इसके लिए हो जाएगा जो रोड कोशिकाएं होती है ना, रोड कोशिकाएं वो प्रकाश की तीव्रता कहिएगा, मतलब वो कम प्रकाश में देखने के प्रति संवेदनशील होती हैं। कम प्रकाश में अगर देखते हैं तो किसकी वजह से भाई? रोड कोशिकाएं, जो छड़ कोशिकाएं हम जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से हमें देख पाते हैं। किसमें? कम प्रकाश में। तो ये किससे डिपेंड हो जाएगा? प्रकाश की तीव्रता के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा चलो एक चीज और बता दो अभी। आंख का 2-3 क्वेश्चन आ लिए। ये जो मेइबोमियन ग्रंथि है, मेइबोमियन ग्रंथि है, ये सबसे पहले तो ये बताओ ये एंडोक्राइन है या फिर एक्सोक्राइन है? मतलब अंतस्त्रावी है या फिर बाह्यस्त्रावी है? अंतस्त्रावी ग्रंथियां हैं या ये बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां हैं? बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां हैं। एक तो आपकी आती है मेइबोमियन और एक आंख के अंदर कौन सी होती है? लेक्राइमल। कौन सी होती है? लेक्राइमल। ये दोनों ही कौन सी ग्रंथियां हैं? बाह्यस्त्रावित ग्रंथियां हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये कहां पाई जाती हैं? आंख के अंदर पाई जाती हैं। मेरे को रोग बताओ कोई आंख से संबंधित रोग। कौन सा? चलो रतौंधी रोग हो गया, एक तो रतौंधी रोग हो गया, और मोतियाबिंद हो गया भाई। कैटरेक्ट अगर हम बात करें, मोतियाबिंद की अगर बात करें तो मोतियाबिंद हो गया, और
ट्रैकोमा हो गया, कौन सा हो गया, ट्रैकोमा हो गया, और ग्लूकोमा हो गया, कौन सा हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ट्रैकोमा हो गया, रतौंधी हो गया, मोतियाबिंद हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। और भी है क्या कोई? मायोपिया, चलो ये इसने हिंदी में बता दिया, मैंने हिंदी में बताया था। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो ये आंखों से संबंधित क्या हो जाएंगे, आपके रोग हो जाएंगे। आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है भाई? कॉर्निया, कौन सा? कॉर्निया। इमेज कहां पर बनती है? रेटिना पर। इमेज कहां बनती है? रेटिना के ऊपर बनेगी। अब आ जाओ इस पर्सन पे, शाबाश, बताओ ये रेटिना पर प्रतिबिंब कितनी देर तक रहता है? 1 सेकंड, 1/10, 1 मिनट या फिर 1 मिली सेकेंड? तो आंसर कौन सा रहेगा? बी रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि ये इतना ही आए, इसकी जगह क्या आ सकता है? 1/16 भी आ सकता है। क्या आ सकता है? 1/16। बाकी जर्नली जो है 1/10 ही रहता है, लेकिन 1/10 से और 1/16 के बीच में जो है आंख के ऊपर इमेज का जो प्रभाव है वो रहता है। तो कितना टाइम, कितना हो जाएगा? इसका आंसर अभी 1/10 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। रह जाएगी याद है? उसके बाद में ये और बता दो फिर, मतलब एफपीएस होता है, फ्रेम पर सेकंड। चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं? 16, 18, 24 या फिर 30? कौन सा हो जाएगा? 24 फ्रेम दिखाए जाते हैं। मतलब 24 तस्वीर एकदम से आपके आगे से निकालते हैं, तब जाके आपको वो चीज क्या दिखाई देती है? चलती हुई दिखाई देती है। कई बार तुम लोगों ने वीडियो वगैरह देखी होंगी, उस पे जैसे एक बंदे ने एक कॉपी के ऊपर चित्र अलग 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 बना रखे और उसको ऐसे पकड़ के रोल करता है तो भागता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना? क्या है? एक बार गोली चला के फिर छुप जाते हैं, बताते नहीं आगे क्या है। हाँ पिक्चर में है ना, कौन सी पिक्चर में ये तो नहीं पता अभी। ए रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, भाई ये बताओ, शाबाश। नींद आ रही तेरे को? हाँ हाँ तेरे को ही आ रही, मान ले चाहे, आ रही है ना? हैं? जा मुंह धो के आ जा, शाबाश। हैं? चाहे चूहे लेके बैठा कर ना, है बच्चे। नींद क्यों आ रही है? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना। तेरे को समझ में आ रहा है? तेरे को? किसको समझ में नहीं आ रहा फिर? चलो बताओ, इसका इंद्रधनुष कैसे बनता है? कैसे बनता है? आजा तू, इधर आजा, आगे आजा तू। ना ना आजा, आना तो पड़ेगा ही, ऐसे नहीं तो मतलब इनके कहने से आता है। हैं? आगे बैठ जाए इसके पास, कृष्णा के पास, सोने नहीं देना इसको, ठीक है? तो इंद्रधनुष किससे बनेगा भाई? केवल रिफ्लेक्शन से काम चल जाता है या फिर केवल अपवर्तन से या केवल विक्षेपण से? तो यहां पर ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? डी। वहां पर परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्प्रेशन तो होता ही होता है। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक, यहां पर हो जाएगा डिस्पर्शन भी है भाई। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे भी आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला बताओ, काली वस्तुएं क्या करती हैं? व्हाट डू ब्लैक ऑब्जेक्ट डू? रिफ्लेक्ट ऑल कलर। काली वस्तु की बात की जाती है, क्या वो सभी रंगों को छोड़ देती हैं? क्या सभी रंगों को ट्रांसमिट करती हैं या अब्जॉर्ब कर लेती हैं या फिर लाल रंग को परावर्तित कर देती हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। काली वस्तुएं जो होती हैं वो सभी रंगों को क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट भाई। अगला बढ़िएगा, कौन सा है? नेचुरल मैग्नेट इज एन ओर ऑफ। प्राकृतिक चुंबक किसका ऐसक होता है? निकिल का, लोहे का ऑक्साइड, तांबा, कोबाल्ट। किसका होता है? प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो किसका ऐसक होता है? किसका हो जाएगा भाई? लोहे का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लोहे का हो जाएगा, याद रखिएगा। मैग्नेटाइट जो होता है ना, लोहे का जो रूप होता है उसका होता है। तो यहां कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लोहे का ऐसक होता है। अच्छा ये बताओ, एक होते हैं स्थायी चुंबक और एक होते हैं अस्थायी चुंबक, होते हैं ना? एक होते हैं स्थायी और एक होते हैं अस्थायी।
ये किससे बनाए जाते हैं और ये किससे बनाए जाते हैं, मतलब ये हो गए टेम्परेरी, ये क्या हो गए टेम्परेरी, और ये हो गए परमानेंट, ये क्या हो गए परमानेंट। तो ये किससे बनते हैं और ये किससे बनते हैं, बता शाबाश, तू ही बता किससे बनते हैं ये टेम्परेरी जो चुंबक हैं, ये किससे बनते हैं, इस्पात से बनते हैं, नरम लोहे से बनते हैं, तांबे से बनते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन बताएगा। जो अस्थायी चुंबक होते हैं ना वो बनते हैं नरम लोहे से, सॉफ्ट आयरन से, किससे बनते हैं नरम लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन। और जो स्थायी होते हैं वो स्टील के बनते हैं, किसके बनते हैं स्टील यानी कि क्या कह सकते हैं इस्पात से, किससे बनते हैं इस्पात से बनते हैं, याद रखिएगा। अगला बताओ अभी क्या होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक नियम किस पर आधारित है, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, बर्नौली का नियम, पास्कल का नियम, न्यूटन का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, किसका हो जाएगा भाई। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक जैक, कुछ भी हो वो किस पर काम करेगा पास्कल के सिद्धांत पर। पास्कल का नियम जो द्रव्य गतिकी से है, ठीक है ना, द्रव्य गति से है, तो किससे रिलेटेड हो जाएगा पास्कल का नियम। और दाब यानी कि प्रेशर का मापने का इकाई भी क्या हो जाएगा आपका पास्कल हो जाएगा, याद रखिए। उसके बाद में है जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है, कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, 1/2 रहता है, 1/3 रहता है, 1/10 रहता है, या फिर 3/4 रहता है। तो कितना हो जाएगा 1/, चलो भाई शाबाश 1/10, मतलब तुम्हारे को मैंने याद करवा रखे इसलिए याद हो रखे हैं, है ना। हाँ तो कितना बताया तुम लोगों ने 1/10, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है, ठीक है। जब भी कभी क्वेश्चन पूछो तो एकदम से तुम्हारा जो आंसर है तभी मैं बता पाता हूं, नहीं तो मुश्किल है। तुम आंसर बता देते हो ना तो बता देता हूं, नहीं तो फिर। लोहा किस द्रव्य पर तैरता है, आयरन फ्लोट ऑन विच लिक्विड, पानी पर, पारे पर, तेल पर, एल्कोहल पर, किस पर तैरता है पारे पर, किस पर तैरता है भाई, कहा गया बी ऑप्शन। लोहा जो है क्यों क्यों तैरता है, लोहे का जो घनत्व है ना, लोहे की जो डेंसिटी है वो किससे कम है पारे से कम है, लेकिन लोहा पानी में डूब जाता है क्योंकि पानी का जो घनत्व है डेंसिटी है वो क्या होती है कम होती है, किससे लोहे से, वहां पर लोहे की ज्यादा, यहां पर पारे की ज्यादा। तो ऑप्शन बी इज द राइट भाई। अगला बताओ, समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए क्या डाला जाता है, व्हाट इज द प्योर्ड ऑन द सी वेव्स टू बी कॉम या कंट्रोल करने के लिए, पानी, नमक, मिट्टी, या फिर ऑयल तेल, क्या हो जाएगा मिट्टी, शाबाश भाई। अभी नेक्स्ट टाइम मिट्टी डालना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम मिट्टी डालेंगे। क्या होता है तेल डालने से उसका जो पृष्ठीय तनाव है ना, मतलब हवा के ड्रैग की वजह से लहरें आती हैं, तो आप ये याद रखिएगा, मतलब हवा जब चलती है ना तो हवा जब उससे टकराती है तो एक लहरें पैदा होती है, लेकिन अगर ऑयल वगैरह डाल दिए तो वो उसको बिल्कुल ड्रैग, मतलब सरफेस जो है ना उसकी स्मूथ हो जाती है, तो वो टच करके निकल जाती है। तो ऑयल डालने से तो उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, दूसरा फिर हवा का ड्रैग नहीं बन पाता, तो इसलिए क्या है ऑयल डालने से समुद्र की लहरें क्या हो जाती हैं शांत हो जाती हैं, ठीक है ना गिरी। अभी अगला देखिएगा भाई, शाबाश, इसका बता दो, आसान है। किसका, मुर्गे का अंडा, शतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग जो है, ठीक है ना। किसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है, शतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं सबसे बड़ी। सबसे छोटी किसकी होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी किसकी होती है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं सबसे लंबी, माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं छोटी, और शतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 80, 120, 80 इसमें ऑप्शन है। तो मनुष्य का जो रक्तचाप, चलो मेरे को ये बताओ, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सिफेग्नोमैनोमीटर। किसका यूज किया जाता है, सिफेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए। और एक इसी से मिलता जुलता शब्द है हृदय की गति, ठीक है ना।
हृदय की गति अगर पता करनी है तो किससे? स्टेथोस्कोप से। किससे भाई? स्टेथोस्कोप से हम हृदय की गति का पता लगाया जाता है। मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कितनी बार भाई? 72 बार। रक्त जो है वो पंप किया जाता है किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा, हृदय के द्वारा। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कही जाती है? क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें भोजन जो रहता है वो किसके अंदर रहता है? सबसे ज्यादा भोजन शरीर के किस हिस्से में रहता है? पेट के अंदर। किसके अंदर है? स्टमक यानी कि पेट के अंदर 4 घंटे तक रहता है। पेट के अंदर भोजन को पचाने के लिए अमल कौन सा है? HCl है। मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? क्या होते हैं? 4। 2 आपके आलिंद, 2 आपके क्या होते हैं? आलिंद, और 2 होते हैं नील्य। ठीक है ना? 2 क्या होते हैं? नील्य होते हैं, याद रखिएगा। यहां पर आंसर बता दिया तुम लोगों ने। 120 से क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब बता दो भाई इसका कितना होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या दोनों में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तू बता भाई। तेरे से ही पूछ रहा हूं। चलो ये बता, इलेक्ट्रॉन नाभिक में कहाँ होते हैं? कोशिका में। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के अंदर, कोशिका के अंदर होते हैं। तू बता भाई। कौन बताएगा? हाथ ऊपर करना। इलेक्ट्रॉन नाभिक में कहां पाए जाते हैं, या एटम के अंदर कहां पाए जाते हैं? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन गिरी कहां होते हैं? अक्षय मतलब न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक बार सुन लो फिर से, ये अपना परमाणु यानी कि एटम, ठीक है। ये यहां पर नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और यहां पर इसके जो ऑर्बिट होते हैं ना, उनमें कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। पूछा जाए प्रोटॉन कहां होते हैं, तो नाभिक के अंदर। न्यूट्रॉन कहां होते हैं? नाभिक के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और तुमने बताया इसका जो आवेश होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक पाया जाएगा। गटर इज ए डिजीज ऑफ विच ग्लैंड? घेंगा किस ग्रंथि का रोग है? तू बता बच्चे, पीछे पीछे बैठा, तू बता। शाबाश, कल आया है जो। हाँ, थायराइड। थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? गले में, आंख में, नाक में, कान में, कहां? नीलेश, गले में। कहां पर पाई जाती है? गले में। और ये क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो घेंगा जो रोग है वो किस ग्रंथि का रोग हो गया भाई? आपका थायराइड ग्रंथि का हो गया। गले में पाई जाती है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्रावी। एंडोक्राइन अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो वो थायराइड हो जाएगी। थायराइड जो रोग है या घेंगा रोग है वो किस तत्वों की कमी से होता है? आयोडीन। किसकी कमी से भाई? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गाइटर या जो है घेंगा रोग आयोडीन की कमी से हो जाएगा। उसके बाद में प्रोटीन पर कैसा आवेश होता है? प्रोटॉन पर, सॉरी। व्हाट काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्रोटॉन है? प्रोटॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है? ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, ये ए और बी? तो कैसा हो जाएगा भाई? पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक बचता है कौन सा? न्यूट्रॉन। कौन सा बचता है? न्यूट्रॉन। उस पर कैसा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता। वो कैसा होता है? उदासीन होता है। उसके बाद है
मानव शरीर के अंदर कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, यकृत या फिर हृदय, हार्ट? किसके द्वारा? कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। ऊर्जा निर्माण का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन। किसका करता है भाई? कोशिका विभाजन। यकृत क्या करता है? एक तो ये पितरस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पितरस का, ठीक है ना, बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं, बाइल जूस का निर्माण करता है। ये बाइल जूस कैसा होता है? क्षारीय होता है, जो क्या करता है? अम्लीय भोजन को कैसा बनाता है? क्षारीय बनाता है। और ये रंग में कैसा होता है? हल्का पीला हरा होता है, ठीक है ना, हरा ही मानिएगा, हल्का हरा होता है, अम्लीय भोजन को अक्षार बनाता है। और उसके बाद में ये जो पित्त जो है वो कहां पर स्टोर होता है? पित्त की थैली के अंदर। किसके अंदर भाई? पित्त की थैली के अंदर ये स्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। उसके अंदर ये स्टोर होता है, यकृत के द्वारा छोड़ा जाता है। और यकृत क्या काम करता है? इसी के अंदर विटामिन ए भी इकट्ठा होता है, ठीक है ना। और जब बचपन में, भ्रूण के अंदर बचपन में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो भी फिर कहां होता है? यकृत के अंदर होता है। जब बच्चा एक भ्रूण के रूप में होता है तब वहां पर आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। और यकृत जो है उसकी जो कोशिकाएं हैं, यकृत की जो सेल्स हैं, वो सबसे ज्यादा दोबारा बनने की क्या रखती हैं? क्षमता रखती है। मतलब अगर ये 60% तक भी अगर डैमेज होता है तो अपने आप को क्या कर लेता है? रिकवर कर लेता है, लीवर के बारे में। और ये रक्त को साफ करने में भी क्या करता है? मदद करता है। मतलब जो टॉक्सिक पदार्थ है ना, उनको अगर अलग करेगा तो कौन करता है? यकृत, लीवर ही करता है। एक आपका जो हिप्रिन है जो है, एक हेपरिन जो आपके ब्लड को बॉडी के अंदर नहीं जमने देता, क्लोटिंग नहीं होने देता, वो भी कहां निर्मित होता है? यकृत के अंदर होता है। यह रह जाएगी ये बात। माइटोकॉन्ड्रिया। फिर कोशिका की बात की है तो एक बार समझ लो, कोशिका के अंदर एक ये होता है न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ऊर्जा का निर्माण करता है। गाल्जी बॉडी होती है जो ऊर्जा का ट्रांसफर करती है। गाल्जी बॉडी क्या करती है? ऊर्जा का ट्रांसफर करती है। उसके बाद में होता है एक वैक्यूल्स जो रसदानी बोलते हैं, जिसको हम पानी वगैरह इसके अंदर स्टोर रहता है। उसके बाद में फिर एक आता है सेंट्रोसोम। क्या आता है? अगर पुरानी कोशिकाएं मर गई, टूट गई, बिखर गई तो नई कोशिका विभाजन कौन कर देगा? सेंट्रोसोम कर देगा। उसके बाद में होता है एक ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये आपका वसा प्लस में प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। इसका जो स्मूथ चिकना हिस्सा होता है वो वसा का निर्माण, और जो इसका रफ सरफेस होती है, दाने से दाने मिलेंगे, वो क्या निर्माण करती हैं? प्रोटीन। और वो दाने जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? राइबोसोम। क्या बोला जाता है? राइबोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और राइबोसोम को प्रोटीन की क्या कहा जाता है? फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाएगा भाई? राइबोसोम को कहा जाएगा। रह जाएगा याद? ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस। हु डिस्कवर्ड एक्सरे? एक्सरे का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया, न्यूटन ने किया, रोटजन ने किया, ग्राम बेल ने किया। अच्छा, इसमें बिहू हो रखा है। अभी बताओ तो किसने किया भाई? रोटजन ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोटजन ने। रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया भाई? एक तो यहां पर प्रोटॉन आता है, एक आपका न्यूक्लियस है जिसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, ठीक है ना, नाभिक की खोज भी। और एक और क्या बताया था तुमने? नाइट्रोजन। और क्या बताया था? नाइट्रोजन, ठीक है ना। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? 3 नियम है। रोटजन ने किसका आविष्कार किया? एक्सरे का। और ग्राम बेल ने किसका? टेलीफोन का। किसका आविष्कार किया? टेलीफोन का आविष्कार किया। ये चारों के चारों देखिए। What energy does flying aeroplanes poses? हाथ ऊपर करें भाई जिसको पता है। हाँ गिरी, शाबाश, सही है भाई, बैठ जा। बोथ ए एंड बी। चलो ये बता तू अभी, गतिज ऊर्जा क्या होती है?
जल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला किसको याद है? चलो आधा मैं बता देता हूं, हाफ। चलो मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख दिया ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया हाफ। अब बताओ आगे, एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर। किसी चीज के या किसी अणुओं के चलने से जो एनर्जी पैदा होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? गतिज यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। और इस ऑप्शन के लिए, प्रश्न के लिए आंसर कौन सा ठीक रहेगा? सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। निम्न में से किस विटामिन में धातु होती है? विटामिन B2, B6, B12, विटामिन के, किस में विटामिन में धातु होती है? B12, यस। कौन सी धातु होती है? B12, तो ये तो सही है। ऑप्शन सी तुमने बताया, B12 जो है इसमें धातु होती है, लेकिन कौन सी होती है? कोबाल्ट होती है। कौन सी होती है? कोबाल्ट धातु होती है। B12 के अंदर धातु पाई जाती है। या किस विटामिन के अंदर धातु होती है? तो B12। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? तो B12 में। समझ में आई बात? अगला है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कौन सी? आर्गन भरी जाती है भाई। एक और भी है इसमें, नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है ना? नाइट्रोजन भी भरी जाती है। बाकी अभी यहां पर नाइट्रोजन नहीं है तो हम क्या इसका आंसर देंगे? आर्गन का देंगे। ये एक एक्रिय गैस है, मतलब नोबल गैस है, जो बल्ब के अंदर फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। उसको वाष्पित मतलब जलने से क्या करती हैं? ये रोकती हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। दुग्ध प्रोटीन में पाचन वाले एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन है, रेनिन है, एमाइलेज है, या फिर माल्टोज है? दूध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? तो क्या हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? रेनिन जो होता है वो आपके पेट के अंदर पाया जाता है, स्टमक के अंदर, और दूध को दही में बदलने का काम करता है। और दूध प्रोटीन की बात है ना। और वैसे अगर प्रोटीन की बात करें तो किसमें कौन पचाता है? पेप्सिन पचाता है भाई। चलो अभी इसका बताओ, ऑन विच प्रिंसिपल डज ए बॉल पेन वर्क? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर कार्य करेगा, पृष्ठीय तनाव पर कार्य करेगा, केशिकतो क्रिया पर, या संवेग संरक्षण पर कार्य करेगा? किस पर करेगा भाई? सरफेस टेंशन। तो ये थी आपकी सरफेस टेंशन जो लाइट ने दे दी भाई। तो हो गए थे अपनी क्लास, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना? लाइट को भी इंतजार था भाई। तो ये लास्ट क्वेश्चन था भाई। कल फिर करेंगे एक और क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।